ओके, चलते हैं अब हम लोग पावर इन एसी सर्किट्स। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करते हैं पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में जो पावर होती है वो हमें पढ़ना है, कितना पावर एसी सर्किट में आता है उसे हमें कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली। ठीक है, तो सपोज दैट मान लीजिए वोल्टेज कितना है वी नोट साइन ओमेगा टी, और करंट जो है कुछ फेज से आगे चल रही है। ठीक है, कुछ फेज है करंट का, फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ है फाइव। ठीक है, तो फाइव जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, पाई बाई टू भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। ठीक है, तो पावर कितना है, पावर एक कंप्लीट साइकिल में कितना हो रहा है, ये पावर जो है, ये पावर एसी सोर्स दे रहा है। ये पावर कौन दे रहा है, पावर गिवन बाय द एसी सोर्स, एंड दिस पावर इज द गिवन बाय एसी सोर्स इन कंप्लीट वन साइकिल। एक कंप्लीट वन साइकिल में कितना पावर है वो हमें समझना है। ठीक है, इसको बताने से पहले इस वीडियो से पहले मैंने जो आपको बताया था रेजोनेंस वाली कहानी, तो रेजोनेंट सर्किट में आपने समझा होगा, बहुत सारा चीज मैंने बता दिया था। एक एक्सेप्टर सर्किट होता है, इसको हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। क्योंकि इस एक्सेप्टर सर्किट में होता क्या है कि जो सर्किट होती है ना, वो एक पार्टिकुलर करंट को लेती है, बाद वही करंट को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। करंट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उस करंट को हम लोग रेजोनेंट करंट भी कह सकते हैं, रेजोनेंट करंट भी कह सकते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, रेजोनेंट करंट होता है ना, उसको हम लोग रेजोनेंट करंट कहते हैं। ठीक है, चलिए वो बात तो समझ में आई। तो एक्सेप्टर सर्किट हम इसीलिए रेजोनेंट सर्किट को क्या कहते हैं, एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे करंट आते हैं, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला करंट होता है उसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कौन, सर्किट, बाद वहीं को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्सेप्टर सर्किट पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था वोल्टेज इतना है, करंट इतना है, तो पावर हमने निकाला था कंप्लीट वन साइकिल में। तो कंप्लीट वन साइकिल में हमने जो पावर निकाला था इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा वो कितना आ रहा है, cos फाई आ रहा है कंप्लीट वन साइकिल में। ठीक है, कंप्लीट वन साइकिल में इतना आ रहा है, तो इतना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, cos फाई इज इक्वल टू 2 पाई, cos 2 पाई इज इक्वल टू, cos 2 पाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 पाई लिख देते हैं, तो cos 2 पाई इतना लिख देते हैं, तो कितना आएगा, cos 2 ओमेगा 2 जो कुछ भी है, ये हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट, ये जो हमने लिखा ना, ये देखिए, ये हमने पूरा अच्छे से लिखा, तो इस टर्म का मतलब कितना हुआ, ये पूरा जब कैलकुलेट किया तो कितना आया, cos फाई। जनरल समझिए, फाई को छोड़िए, कंप्लीट साइकिल के लिए छोड़िए, यहाँ पे cos फाई इतना करेंगे तो कितना आ रहा है, cos फाई आ रहा है। ठीक है, वी नॉट पिक वोल्टेज, ये कितना, आई नोट क्या है, पिक करंट डिवाइडेड बाई 2, तो उसको हमने सजा के देखा, सजा के रखने से वी नोट बाई रूट अंडर 2 वी आर एम एस और आई आर एम एस, जो एक एसी का करंट मेजरमेंट होती है या वोल्टेज मेजरमेंट होती है, बताता है वीआरएमएस आईआरएमएस cos फाई। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे में भी जा सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू जेड cos फाई, इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज हमने समझा, सारी चीजें समझ में आई कि ये करंट है, ये इंपीडेंस है, तो ये क्या है, ये क्या है, सबको दिख रहा है cos फाई है। cos फाई क्या है, पावर फैक्टर है, सर्किट का ये पावर फैक्टर है। ठीक है, cos फाई क्या है, सर्किट का एक पावर फैक्टर है। ठीक है, तो पावर फैक्टर जो cos फाई है वो क्या है, आर बाई जेड। मान लेते हैं कि अगर आपने प्योर रेसिस्टर एसी सोर्स के अगेंस्ट में, एसी सोर्स के सामने में, एसी सोर्स के पैरेलल में अगर आपने रेसिस्टर रखा, तो वहां पर दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे। एसी सोर्स और रेसिस्टर में जो करंट जा रहा है, एसी सोर्स का वोल्टेज और रेसिस्टर में जो करंट जा रहा है, दोनों सेम फेज में होंगे। मतलब फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। फाई इज इक्वल टू जीरो, फाई इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम आर बाई आर। ऐसे भी समझ सकते हैं, आर बाई आर, आर मतलब क्या, रेसिस्टेंस, जेड मतलब क्या, इंपीडेंस। तो एक प्योर रेसिस्टर में आर बाई आर क्या हो रहा है, 1 मैक्सिमम वैल्यू, और रेसिस्टर सर्किट कहलाता है प्योर रेसिस्टर सर्किट। इसमें अब देखिए cos फाई पे डिपेंड कर रहा है, वीआरएमएस भी, ये दोनों चीज कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। अब देखिए पावर फैक्टर, पावर जो है किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है भाई, तो cos फाई के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। समझिए,
cos phi के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर cos phi की मैक्सिमम वैल्यू आ गई मतलब उस सर्किट में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है, पावर लॉस हो रही है। तो उस सर्किट में जो मैक्सिमम पावर लूज होती है वो किसी रेसिस्टर के थ्रू हो रही है। प्योर रेसिस्टर में सीधी सी बात है, रेसिस्टर है तो उसके अंदर ही पावर लॉस होगी, हीट रेडिएट होगी, रेसिस्टर के थ्रू रेडिएट होगी, है ना। चलिए तो ये बात समझ में आई। तो एवरेज पावर की हम बात करते हैं वन कंप्लीट साइकिल के लिए। तो वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर की बात करें, यहां तो जनरल बताया था, यहाँ एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए हम निकालते हैं VRMS IRMS cos phi दैट इज 1/2 V नॉट बाय I नॉट। ठीक है, तो ये जो हमने एवरेज निकाला ये किसके लिए निकाला, ये किसके लिए निकाला भाई, तो ये निकाला हमने प्योर रेसिस्टर के लिए भी आता है और LCR सीरीज इन रेजोनेंस, LCR सीरीज इन रेजोनेंस उसके लिए भी ये कंडीशन आ रहा है, उसके लिए भी ये कंडीशन आ रहा है। उसमें भी LCR इन रेजोनेंस में आप देखते होंगे इंडक्टर एंड कैपेसिटर में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है लेकिन अपोजिट है, जिनकी वजह से उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और उनके अक्रॉस कुछ भी पावर यूज नहीं होता। जो भी हीट रेडिएट होती है, जो भी पावर कंज्यूम होती है वो रेसिस्टर के थ्रू होती है। ठीक है, तो पावर एवरेज जो है 1/2 V नॉट बाय I नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू है। कहां मैक्सिमम है, आप प्योर रेसिस्टर में भी ऐसी ही कहानी है। पावर की बात मैं कर रहा हूं, एवरेज पावर की बात कर रहा हूं। एवरेज पावर जो है वो प्योर रेसिस्टर में वही कहानी है और LCR जो रेजोनेंस में है उसमें भी इतना ही है, दोनों में मैक्सिमम है, दोनों में मैक्सिमम है क्योंकि दोनों में फाई क्या है, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, दोनों में क्या है, फाई इज इक्वल टू 0। जो भी हीट रेडिएट हो रही है रेसिस्टर के अक्रॉस हीट रेडिएट हो रही है, इंडक्टर कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ भी रेडिएट नहीं हो रही है। अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट, अगर आपका सर्किट प्योरली इंडक्टर हो या नहीं तो कैपेसिटर हो। अगर आपका सर्किट प्योरली प्योरली इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो तो क्या होगा, अगर प्योरली कैपेसिटर हो या नहीं तो इंडक्टर हो तो उस कहानी में क्या होगी। उस कहानी में आपको याद होगा कि जब एसी सोर्स को हम इंडक्टर के पैरेलल में रखे थे तो इंडक्टर का वोल्टेज और करंट, इंडक्टर का वोल्टेज और करंट दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 का होता है। दोनों में फेज एंगल का चेंज कितना होता है, 90 का होता है, आउट ऑफ फेज नहीं होते, दोनों में 90 का होता है। 90 में होने की वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच फाई कितनी है भाई, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसके वजह से कॉस फाई कितनी होगी, कॉस 90 कितना होगा, 0 के वजह से क्या यहाँ पे एवरेज पावर कितना हो रहा है, पावर एवरेज की बात करें तो पावर एवरेज कितना हो रहा है, 0, कॉस फाई इक्वल टू 0 है, कॉस फाई इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो चाहे इंडक्टर को आप एसी सोर्स के अक्रॉस लगाओ या नहीं तो कैपेसिटर को एसी सोर्स के लगाओ, दोनों कहानी में आप याद रखिएगा कि एवरेज पावर जो है 0 होता है। और इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट का मतलब होता है पावर कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, पावर कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसमें करंट जा रहा है, इसको बोलते हैं वाटलेस करंट। क्या बोलते हैं उसको, वाटलेस करंट। चलिए ये वाटलेस करंट है। तो प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटर का मतलब दो, एक अच्छे समझिए, प्योरली इंडक्टर हो, प्योर इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव का मतलब समझिए। कोई एसी सोर्स है, कोई मान लीजिए ये एसी सोर्स, अगर हमने इसके अक्रॉस लगा दिया इंडक्टर, ठीक है, ये इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L है, लेकिन ये कनेक्टिंग वायर है, कॉइल है, तो इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा जो 0 नहीं होगा। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली। अगर आप हाइपोथेटिकली बात करोगे, एक प्योर इंडक्टर रखोगे तो रेसिस्टेंस इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर प्योर इंडक्टर है तो रेसिस्टेंस कितना है, इसकी वायर का रेसिस्टेंस 0, तो वायर का रेसिस्टेंस 0, उस कहानी में, इस कहानी में पावर एवरेज कितनी, पावर एवरेज इसमें कितना कंज्यूम हो रहा है, 0। चाहे ये इंडक्टर हो जाए चाहे ये प्योर कैपेसिटर हो जाए, दोनों कहानी में पावर एवरेज 0 होती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट का फेज 90 डिग्री का होता है, 90 का होता है। ठीक है, कितने का होता है, 90 का होता है। तो 90 के होने की वजह से
cos 90 इज इक्वल टू कितना होता है, cos 90 इक्वल टू कितना होता है, cos 90 इक्वल टू 0 होता है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी इंडक्टर आइडियल नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होती है, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होती है, तो ये रेसिस्टेंस इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो जो भी हीट लॉस होगी, जो भी हीट लॉस होगा इस इंडक्टर में या वो कैपेसिटर में, मान लिया हम कैपेसिटर को एसी सोर्स के अगेंस्ट पे लगा दिया हमने, यहाँ पे है ना, ये हमने लगा दिया कैपेसिटर इसके अक्रॉस में, तो इस कहानी में भी क्या होगा, दोनों में कुछ ना कुछ उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस होती है, वो इक्वल टू 0 नहीं होती है। वो अगर 0 हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंटरनल 0 होगी, तो आइडियल कैपेसिटर होगा या नहीं तो आइडियल इंडक्टर होगा। लेकिन ऐसी कहानी नॉर्मली नहीं होती है। प्रैक्टिकली बात करें तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होने के वजह से पावर इनके बीच में कंज्यूम होती है, लेकिन बहुत बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत बहुत कम होती है। और डिटेल में जाएंगे तो फेज एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगी, वो 90 से थोड़ा सा कम होगा। लेकिन आइडियली बात करें तो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस बात को याद रखिएगा। फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव में भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंडक्टर आइडियल होना चाहिए, तो ही ये कहानी वैलिड है, तो ही ये कहानी वैलिड है। आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, अन्यथा ये कहानी अप्लाइड नहीं होगी। तब क्या होगा, जो फाई है वो लेस देन 90 डिग्री है और बहुत कम पावर कंज्यूम होती है, लेकिन होती है, बशर्ते वो आइडियल इंडक्टर नहीं होगा, आइडियल कैपेसिटर नहीं होगी। ओके, चलिए अगर चलते हैं एलसीआर इन सीरीज, उसमें क्या कहानी होती है जरा उसके बारे में बताइए। अगर हम एलसीआर कहानी पढ़ते हैं, एलसीआर इन सीरीज पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या होता है, तो देखिए, चाहे आप आरएल सर्किट लो, सीआर सर्किट लो या एलसीआर इन सीरीज लो, अब तीन ही तो बचे हुए हैं ना, अब तो तीन ही सीरीज बचे हुए हैं। कौन कौन बचे हुए हैं भाई, आरएल सीरीज, सीआर सीरीज और एलसीआर सीरीज, सब बचे, तीन ही बचे हुए हैं। सब में रेसिस्टर है, सब में क्या है, रेसिस्टर है। लेकिन याद रखिएगा, जो भी पावर कंज्यूम होता है, जो भी पावर कंज्यूम होगी वो रेसिस्टर के थ्रू, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इन तीनों में आप देखिएगा कि फाई जो है वो नॉन जीरो है। फाई क्या है, नॉन जीरो, फाई क्या है, नॉन जीरो है। इसके बावजूद जो हीट रेडिएट हो रही है, जो हीट घुस रही है, वो सिर्फ रेसिस्टर में घुस रही है। चाहे वो आप एलसीआर इन रेजोनेंस मान लो, एलसीआर इन सीरीज मान लो, या सीआर सर्किट मान लो, आरएल सर्किट मान लो, सब में रेसिस्टर के थ्रू ही क्या होती है, हीट रेडिएट होती है। आई बात समझ में, इतनी बातें मैंने आपको बता दिया। तो यही है पावर इन एसी सर्किट, और पावर फैक्टर भी हमने बता दिया, और इससे कुछ क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल्स में आते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। ओके।